प्यारे बच्चों, आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। छठवें चैप्टर का भी आपने भारी डिमांड किया था। तो छठवें चैप्टर का वो सवाल जो बहुत फेमस है, जो एग्ज़ाम में कई बार आता रहता है, केवल वैसा ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लो ज़रा, एक नज़र ये क्वेश्चन देख लो ज़रा, ध्यान से देखना। और फिर ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, एक बार आप देख लो। देख लिया, ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के का मान ज्ञात करना है। और इधर देखिए ज़रा, इधर देखिए, इससे भी अंतराल ज्ञात करना है मेरे भाई। और ये वाला क्वेश्चन आपको बेस्ट लगेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा सीक्वेंस वाइज। अगर आपने मेरे पे भरोसा किया है तो आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा। आपसे केवल एक ही उम्मीद करता हूं कि वीडियो लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। दोस्त अगर कोई आपका बहुत खास हो तो उसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए। दूसरी बात, आप अब तक अगर 16 घंटे वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो अब ले लीजिए, क्योंकि उसमें फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ का पूरा निचोड़ है। जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आया है, केवल उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैंने वीडियो बनाया है और वो हर साल एग्ज़ाम में आता है, केवल वही आपको पढ़ना है। अब पूरा कोर्स कितने घंटे में ख़त्म होगा? 16 घंटे में। डेली 1 घंटा देंगे, 16 दिन में ख़त्म। बाकी आप दोहराते रहो, दोहराते रहो। कितना नंबर मिलेगा उसको पढ़ के? उसको पढ़ के मिलेगा आपको 75 से 80 नंबर। 100 में 100 का अगर सपना देखते हैं तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पूरी बुक, पूरा एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन बैंक और मेरा 16 घंटे वाला वीडियोज, इन सब को मिलाएंगे तो 100 में 100 पाएंगे। अब आप अपनी समस्या का समाधान करते हुए कोर्स ज़रूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके परचेज कीजिए। ठीक है, बाकी आज शुरू करता हूँ आपके लिए आज का क्लास। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा बेटा, ध्यान से देखो। देखो ये क्या है, एक उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स बराबर दिया है, आर बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 तो सीमांत आय क्या है? एकदम छोटा सा सवाल है, कभी आप इसको बड़ा मत समझना, एकदम छोटू सा सवाल है। जब भी इस तरह दिया हो तो तुरंत इसका अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन। ठीक है, आर एक्स का अवकलन करोगे तो इधर भी अवकलन होगा, 2 3 6x और 36x का अवकलन क्या होगा? केवल 36 होगा। बात समझ में आ गई? और 5 का अवकलन 0 होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब दिया कि बेटा x बराबर कितना रखना? 15। तो x बराबर 15 और x बराबर 15 पर क्या होगा? x बराबर 15 पर आर एक्स कितना होगा? x बराबर 15 पर आर एक्स का मान 6 गुणे 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 हुआ, 90 में 36 जोड़ेंगे तो 90 36 जोड़ेंगे, 6 9 3 12 126। इसका आंसर कितना आया? 126। आंसर कितना आया बेटा? 126 आया। ठीक है, अब आप ही बताओ ये कठिन है कि आसान है? बिल्कुल आसान है। अब देखो इसी तरह का और मैं इजी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ज़रा एक बार देख लो। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है? तो जब क्षेत्रफल का नाम ले लिया यहाँ पर, क्षेत्रफल का नाम, तो क्षेत्रफल को कैपिटल A से दर्शाइए। और है क्या ये? वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बोला कि भैया आर के सापेक्ष, मतलब इसका जो अवकलन करना है आर के सापेक्ष, तो डी ए बाई डी आर बराबर आर स्क्वायर का अवकलन 2 पाई आर होगा। बस आर का, आर स्क्वायर का 2r इंटू पाई तो 2 पाई आर हो गया। अब बोला है ना कि r बराबर 6 रखो। कितना? r बराबर 6 पर डी ए बाई डी आर बराबर 2 पाई, गुणे r का मान कितना है? 6 है, 6 तो 6 दूनी 12 पाई। तो 12 पाई आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कोई कठिन काम है इसमें? बोलो, कमेंट में बोलो। कोई भी कठिन काम इसमें है ही नहीं, एकदम लेवल टू लेवल में पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। वर्ग की भुजा, ठीक है ना,
वर्ग की भुजा मान लो क्या यक्स है, 5 सेमी प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड लिखने का मतलब हुआ dx/dt। क्या हुआ, ये जो है dx/dt कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। और क्या होगा, इसके परिमाप में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप p बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या, 4 गुणे भुजा। भुजा उसकी कितना है, यक्स है। वर्ग आपका यही न है, भुजा इसकी यक्स है चारों। परिमाप का मतलब चारों किनारे का माप, चारों यक्स को जोड़ोगे तो 4x आएगा। अब इसका क्या करोगे, t के सापेक्ष अवकलन। अब आप सोचेंगे कि सर जी आपको पता कैसे चला t के सापेक्ष करना है, अवकलन तो हमेशा x के सापेक्ष होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर साफ साफ हिंट दिया गया है, 5 सेमी प्रति सेकंड है। सेकंड क्या चीज़ है, टाइम का ही ना संकेत है सेकंड है, टाइम का संकेत तो सेकंड है, तो टाइम का स्पेलिंग टी से शुरू हुआ, तो इसका मतलब टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर, ये आपको पकड़ना है, ठीक है ना। तो जाएगा dp/dt बराबर 4x का हो जाएगा 4, x का हो जाएगा dx/dt, ठीक है ना, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो x का dx/dt लिखना पड़ेगा। अब मेरे भाई dp/dt बराबर 4 गुणे dx/dt का मान यहाँ 5 है, 5 रख दो, 4 5 क्या हुआ 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड उसके परिमाप में वृद्धि हो रही है। तो ये सवाल भी आपका कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर या तो 1 नंबर, बस इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, धीरे धीरे आपको मैं समझा दूंगा। जो बच्चा मेरी बात मान के वीडियो पूरा एंड तक देखेगा उसको छठा चैप्टर धीरे धीरे आसान लगेगा, ठीक है। देखो, और इस वीडियो को देखने के बाद छठे चैप्टर के बारे में सोचना ही नहीं है। छठा चैप्टर में जो जो क्वेश्चन संभावित है परीक्षा के लिए, उन सारे क्वेश्चन को मैंने उठाया है और इस वीडियो के अंदर बताया है। 8 नंबर वाला भी लिया हूँ, 5 नंबर वाला भी लिया हूँ, और 2 नंबर का तो मैंने लिया ही लिया है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या इतना सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो यहाँ दिया, इसको पढ़ने से पता चल रहा है ना, सेकंड का मतलब टाइम, टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या मान लो, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है ना। परिधि पूछा, परिधि में परिवर्तन की दर, तो परिधि इसको मान लो, परिधि को p मान लो, चाहे परिधि को s मान लो, ठीक है, जो तुम्हें मानना है। तो त्रिज्या r है और त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये है 0.7 सेमी प्रति सेकंड है। तो dr/dt लिखेंगे। r क्या बताता, r में परिवर्तन की दर, t क्या बता रहा है कि समय के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ समय का संकेत साफ साफ लिखा है। आप अभी परीक्षा में जब जाना तो इसी तरह से करके आना। आपको भी ये गलत होता होगा लेकिन अब सही होगा, ठीक है ना। तो dr/dt कितना 0.7। पूछा है कि भैया परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिधि को क्या माने हैं, यस, ठीक है ना। तो यस बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि का सूत्र तो मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है। कक्षा 6 7 8 9 10 में खूब रटवाया जाता है कि वृत्त की परिधि क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल पर और परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि यस बराबर 2πr। अब इसमें भी हम जानबूझ के टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जब एक बार समय का संकेत मिल गया तो समझ लो कि टी के सापेक्ष ही अवकलन होना और किसी के सापेक्ष नहीं, ठीक है। तो हो गया आपका ds/dt बराबर 2π इंटू आर का अवकलन टी के सापेक्ष हो जाएगा dr/dt, ठीक है। तो 2π इंटू dr/dt का मान इधर है 0.7। अब 7 दूनी 14 1.4 पाई, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसकी परिधि क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे छोड़ देंगे तब भी सही है। वीडियो लाइक कीजिए। अब आते हैं आगे। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। प्रति सेकंड, सेकंड कह रहा है कि भैया टी के सापेक्ष अवकलन हूँ मैं, ठीक है। तो गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ लिख लो, एक बार लिख लो, गुब्बारे की त्रिज्या r है। पूछा क्या इसने, गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल, गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो आप गुब्बारे के
सतह का क्षेत्रफल मान लो तुम यस, कैपिटल ए मानो चाहे यस मानो, तुम्हारा ऊपर है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया यहाँ 10 सेमी प्रति सेकंड है, मतलब डी आर बाई डी टी बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो जब जब प्रति सेकंड देगा तब तब समझ लो बटे में डी टी लिखना है, किसमें, त्रिज्या में, तो त्रिज्या को लिखेंगे डी आर, ठीक है। और पूछा क्या है, सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल ए बराबर होता है, गुब्बारा क्या होता है, वृत्त नहीं होता है, गुब्बारा गोला होता है, गुब्बारा गोले जैसा होता है, तो गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। क्यों टी के सापेक्ष, क्योंकि भैया संकेत मिल चुका है प्रति सेकंड वाला, तो सेकंड बताता है कि बबुआ हम टी हैं और टी के सापेक्ष ही सब कुछ होना है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करिए, डी ए बाई डी टी बराबर 4 दूनी 8 पाई आर, ठीक है। और फिर से आर का दोबारा होगा तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी, समझ गए। अगर यही अवकलन आर के सापेक्ष होता तो दोबारा अवकलन यहाँ नहीं लिखते, लेकिन ये अवकलन टी के सापेक्ष हो रहा है तो दोबारा आर का डी आर बाई डी टी लिखेंगे, बात समझे। अब ये 10 वहाँ पे रख देंगे, समझ गए ना, डी ए बाई डी टी बराबर 8 पाई गुणे डी आर बाई डी टी का मान कितना 10, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी का मान कितना आ गया 10/80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसमें वर्ग क्यों लगाएंगे, मेरे क्लास की तो यही खासियत है, जहाँ बच्चों ने गलती करना शुरू किया मैं वहीं ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी उत्तर अगर क्षेत्रफल का उत्तर देना हो, पृष्ठ क्षेत्रफल का उत्तर देना हो, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बताना हो, संपूर्ण पृष्ठ बताना हो, अगर ये 4 चीज़ आपको बताना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो उत्तर जो होगा सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर प्रति सेकंड, फुट रहेगा तो वर्ग फुट प्रति सेकंड, ये याद रखना, ठीक है। लाइट भग गई है, अभी लाइट की व्यवस्था करता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे सवाल के अच्छे लेवल पे पहुँच रहे हैं, सवाल का लेवल अच्छा होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, ध्यान से देखिए और कमेंट में भी आप बताइएगा मुझे कि आपको मज़ा आ रहा कि नहीं। पहले वक्र लिखता हूँ 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर भुज की तुलना में कोटि 8 गुना तीव्रता से बदल रही है। बदल रही का मतलब हुआ परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जिन पर भुज की तुलना में कोटि 8 गुना तीव्रता से बदल रही है, ठीक है ना। तो मैं बिंदुओं को ज्ञात करना है मुझे, बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब लिखेंगे माना वह बिंदु x, y है। क्या लिखेंगे आप, माना वह बिंदु x, y है, ठीक है। वो बिंदु क्या है, x, y है। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि भुज की तुलना में कोटि 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। कोटि का मतलब हुआ y अक्ष, अब भुज का मतलब हुआ x अक्ष। तो यानी जो y अक्ष है ना, ध्यान से सुनिएगा, y अक्ष के परिवर्तन की दर, y अक्ष के परिवर्तन की दर x अक्ष के परिवर्तन की दर का 8 गुना है। x अक्ष के परिवर्तन की दर का कितना गुना है, 8 गुना। अगर आप ये लाइन समझ जाओगे तो ये पूरा सवाल आप समझ गए। हमने बिंदु x, y माना, कह रहा कि कोटि x अक्ष की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। यानी ये कोटि में जो परिवर्तन की दर है x में परिवर्तन की दर का 8 गुना है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अगर आप इस लाइन से सेटिस्फाइड हैं तो सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। सवाल क्या है, देखो सबसे पहले हम इसको ला करके यहाँ लिखते हैं और उसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, लिखा है 6y, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 6y बराबर x³ + 2, दोनों पक्षों का हम
टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। 6 dy/dt बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², लेकिन एक्स का दोबारा करेंगे तो जाएगा dx/dt प्लस 2 का अवकलन 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप लिखोगे 6 dy/dt बराबर 3x² इंटू dx/dt, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब फाइनल काम ये है कि dy/dt का मान यहाँ पे ला करके रख दो। dy/dt का मान क्या, 8 dx/dt, तो dy/dt की जगह पर क्या रखोगे, 8 dx/dt बराबर इसको उतार लीजिए 3x² dx/dt। अब क्या होगा, 6 का 8 में गुणा करेंगे, 6 बटे 48 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 6 बटे 48 dx/dt दोनों पक्षों से कट जाएगा, बचा क्या 3x²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 3 आ जाएगा बटे में, 48/3 बराबर x²। तो 48 को 3 से काटेंगे तो आएगा 16, तो आप लिखेंगे 16 बराबर x²। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, 16 का वर्गमूल +-4 बराबर x, यानी x बराबर आ गया +-4। x के इस मान को सीधे आप इस कंडीशन में यहीं पर रख दो, 6y बराबर x³ + 2 में है। इसको समीकरण बना लो, इसको आप समीकरण बना लो, ठीक है ना। लिखो समीकरण 1 में x बराबर यहाँ से एक बार +4 ले लो, ठीक है ना। +4 रखने पर, क्योंकि +-4 एक साथ नहीं रखेंगे, एक बार +4 रखेंगे, एक बार -4 रखेंगे, ठीक है। तो जब +4 रखोगे तो 6y बराबर x³ यानी +4 का क्यूब और प्लस कितना 2, तो 6y बराबर 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौक 64 + 2, 6y बराबर 64 2 66, तो y बराबर 66, अच्छा चला जाएगा बटे में 6, 6 से 66 काटेंगे 11 आएगा, y बराबर कितना आ गया 11। तो एक बिंदु आपको मिला x बराबर 4 y बराबर 11, तो अतः बिंदु आपको मिल गया 4, लेकिन यदि x का मान -4 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो उसको भी रख लो, ठीक है, उसको भी रख लो। लिख दो समीकरण 1 में x बराबर -4 रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या था, यही था 6y बराबर x³ + 2, यही था, ठीक है ना। इसमें मुझे क्या करना है, x का मान -4 रखना है, ठीक है। तो 6y बराबर -4 का क्यूब + 2, 6y बराबर -4 का क्यूब -64 + 2, 6y बराबर 2 में से 64 जाएगा -62, y बराबर -62, 6 आएगा बटे 6, काटेंगे -31/3 होगा। तो अब बिंदु क्या मिला आपको, -4, -31/3, अतः बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिला -4, -31/3। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर लाना ज़रूरी है। अब ये सवाल का नंबर जो है ना, 1 नंबर का नहीं रह गया ना 2 नंबर का रह गया, अब इस सवाल का जो नंबरिंग है वो आ गया 5 नंबर में। अब आप ये मान के चलो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे अगर, तो अब सीधे आप जनवरी में थोड़ा सा देख लेना, सीधे फरवरी में एग्ज़ाम में लिख देना। अगर आपने अभी से नहीं समझा, अभी से नहीं पढ़ाई किया, तो आपके लिए रास्ते कठिन होते चले जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। FA निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, ये वाला सवाल भी समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेबस से बाहर है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, गारंटी दे के याद दिलाता हूँ, जिस टॉपिक को बोर्ड ने खुद कहा कि ये सिलेबस में नहीं है, पुस्तक में स्वयं उस टॉपिक को उसने पढ़ने के लिए नहीं दिया। NCERT की बुक में जो चीज़ सिलेबस में नहीं है वो भी 2025 के पेपर में आया था। इसी तरह बोर्ड ने कहा था कि 2024 में सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, तो कटौती किए हुए टॉपिक का भी पेपर में पूछा था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये है 2025 का पेपर, आपको मैं करीब से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 2025 का पेपर आप देखो, ठीक है ना, ये 2025 का ओरिजिनल पेपर है, देखा आपने। अब इसमें जो चीज़ सिलेबस से कटा हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हाँ देखिए, आपके सामने ही पेपर को लाइव मैं पलट रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, आप ये क्वेश्चन देखिए, 6वें का
छठवें का ख वाला देखिए, छठवें का ख देखिए, ये क्वेश्चन आपके पुस्तक में नहीं है, एनसीईआरटी के बुक से निकाल दिया गया है और सूचना दे दिया गया छठवें कक्षा के बारे में कि ये वाला टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न में आ गया और ये 5 नंबर का आया है। ध्यान से देखिएगा, ये कितने नंबर का आया है? 5 नंबर का आया है। देख रहे हैं, ये 5 नंबर का आया है। अब जिन बच्चों ने ये पढ़ना छोड़ दिया होगा कुछ अध्यापकों के कहने पर, अब उन बच्चों का क्या हुआ? किसी को इसके बदले नंबर नहीं मिला था, ठीक है, और पता भी नहीं चलता है वो आपकी कॉपी जब चेक होती है कि आपका नंबर जो मिला है वो कौन कौन क्वेश्चन की वजह से मिला है और कौन कौन क्वेश्चन की वजह से कटा है। तो कुल मिला जुला कर हम लोग अनुभवी शिक्षक हैं, 20 साल से सेवा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का और 12वीं मैथ का। हम लोग की बात मान करके अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो ये आपके लिए घाटे की बात नहीं होगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो या अनुभवी शिक्षकों की बात बिल्कुल आप नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो आपको नुकसान करेगा। तो टीचर्स की बात पर बिलीव करना स्टूडेंट्स का प्रथम कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जिसको मैंने दिखाया है, क्या आप उसको सीखना चाहते हो? अगर आप कहोगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा कि सिलेबस से कटा फिर भी एग्ज़ाम में आया, ऐसा करके वीडियो बना दूंगा, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। शांति से आप इस सवाल को समझिए, ये बहुत ही आसान सवाल होता है, वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। 3 लाइन लिखना होता, 3 ही लाइन में समझ लीजिए आंसर आपका आ जाएगा। और वही तीनों लाइन एक बार और लिख देंगे तो समझ लो ह्रासमान आ गया। मान के चलो कि समझ लो एक के काम 2 बार करना है, समझ लो कि एक ही काम 2 बार दोहरा देना है बस। इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एफ एक्स बराबर क्या दिया है? दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। कह रहा कि प्रदत्त फलन एफ ए निरंतर वर्धमान, फिर कह रहा कि निरंतर ह्रासमान, ठीक है ना। ए वाला और बी वाला कह रहा है, ए वाला कह रहा है भैया ऐसा सिद्ध करो कि वर्धमान दिखाई दे, और बी वाला कह रहा है ऐसा सिद्ध करो कि ह्रासमान दिखाई दे, ठीक है। लिखेंगे वर्धमान के लिए, किसके लिए? वर्धमान के लिए लिखेंगे, वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, ठीक है ना। वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से। तो एक काम करो, इस एफ एक्स को एक बार यहाँ लाओ, बराबर चिन्ह लगा के लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। दोनों पक्षों का अवकलन करो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4, ठीक है। अब वर्धमान के लिए क्या कंडीशन है कि भैया एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, ठीक है। अब एफ डैश एक्स के नीचे यही वाला मान ला के रख दो, इसका मान यहाँ से उठाओ यहाँ रखो, यहीं से उठाओ यहीं रखो, पास में से उठाओ पास में रखो, तो क्या होगा 2x माइनस 4 बड़ा है 0। तो -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 होगा प्लस का, 2 से 4 काटेंगे तो x बड़ा है 2, ठीक है। x बड़ा 2 आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये वर्धमान है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? वर्धमान है, बात खत्म। जब x बड़ा है 2 से तो ये वर्धमान सिद्ध हो गया। बस लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः 2 कामा इनफाइनाइट पर एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स वर्धमान है। और यही बात आपको ह्रासमान के लिए सिद्ध करना है, यही बात आपको क्या करना है? ह्रासमान के लिए सिद्ध करना है। तो सेम तरीके से हम इसको फिर लिख देंगे, ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से। बस अब एफ एक्स वाली लाइन लाओ, यहाँ पे अवकलन कर दो, ठीक है। एफ एक्स वाली लाइन यही है, यही लाइन था सबसे ऊपर वाला, इसका एक बार अवकलन कर दो, इस कंडीशन में रख के दिखाओ तो बात खत्म, काम खत्म, ठीक है। अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 ह्रासमान के लिए हमने लिखा यहाँ पे। अब इसका ये वाला मान यहीं रख दो, 2x माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है ना। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों 2 से भाग दे दो तो x माइनस 2 लेस देन 0, तो x लेस देन 2, माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 होगा। तो अब क्या करोगे भैया? x का मान 2 से छोटा है, तो जब 2 से छोटा है तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स
एफ एक्स कितने पर, इनफाइनाइट कामा 2 पर, माइनस इनफाइनाइट कामा 2 पर ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब आप इस बात को ज़्यादा समझने की कोशिश ना करो कि माइनस इनफाइनाइट क्यों लिखा गया, प्लस इनफाइनाइट क्यों लिखा गया। ये सब चीज़ें मैं वहाँ समझाता हूँ जहाँ हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है वीडियो कॉल पर। आप रहेंगे अपने घर से ही मेरे से पढ़ेंगे, लेकिन वो ऑफलाइन जैसा होगा। ऑफलाइन में क्या होता है, एक एक बच्चे से पूछ पूछ के पढ़ाया जाता है। अरे समझ में आया, ए मोहित समझ गए, राधा आगे बढ़े। तो इस तरह से क्लासेस चलता वीडियो कॉल हमारा। उसमें जुड़ना चाहते हैं अगर आप, तो फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इस पे फ़ोन करके हमारे स्टाफ से बोल देना कि सर वीडियो कॉल पे पढ़ना चाहते हैं। और अगर हम वीडियो कॉल पे आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको लगेगा कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो वीडियो कॉल का रिकॉर्डेड बैच ले लीजिएगा बहुत कम फीस में। तो वो रिकॉर्डेड बैच से आप मनचाहा चैप्टर अपने मनचाहे टाइम पर पढ़ सकेंगे। ठीक है, बाकी हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि एफ एक्स बराबर इतना, एक्स इक्वल टू 2 पर उच्चिष्ट है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत आसान सवाल होता है ये वाला, और बहुत मज़ेदार होता है। 2 नंबर में ये सवाल पूछेगा, 2 नंबर का एक सवाल ही है। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8। एक्स बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इस लाइन का धड़ाक धड़ाक 2 बार अवकलन कर दो। एक बार और अवकलन करो, एक बार करो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस 24 दूना 48 एक्स और प्लस के एक्स का अवकलन के। ठीक है, एक बार और अवकलन करेंगे तो के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो के समाप्त ना होने पाए इस वजह से अब यहीं रोक दो। ठीक है ना। प्रथम अवकलन को हम क्या करेंगे, प्रथम अवकलन बराबर 0 रखते हैं, तो इसके जगह पर इसका मान ये वाला यहाँ रख देंगे। एफ डैश एक्स का मान ये है, इसके नीचे रखो 3x स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस के बराबर 0। इतना आ गया एक समीकरण। अब समीकरण में बोला भैया x इक्वल टू 2 रख दीजिए ना, बस x का मान क्या बोला है, x का मान 2 बोल दिया है, तो बस अब x की जगह पर 2 रख दो, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 तियाँ 12, 48 दूना 96 हुआ प्लस के बराबर 0। के बराबर माइनस 96 उधर जाएगा प्लस 96, 12 उधर जाएगा माइनस का 12, तो के बराबर होगा 84। 6 से 2 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8। के का मान कितना आ गया, 84। बस खत्म, बात खत्म। के का वैल्यू फाइंड करना था, हमने के की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब उच्चिष्ट कहे चाहे निम्निष्ट कहे, इससे लेना देना नहीं है। उसने ये बात तो कहा नहीं कि उच्चिष्ट दर्शाओ, उच्चिष्ट या निम्निष्ट दिखाओ, उसने बोला के का मान बताओ। हमने के का मान बता दिया। कितना आया, एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, के का मान 84 ही आया है या कुछ और आया है, 84 है। ठीक है, तो के का मान कितना आया, 84। अब ये सवाल देखो, ये सवाल अब 5 नंबर में जा रहा है। बहुत बढ़िया से मैं समझाऊंगा। कर एक घन का आयतन इतना घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रति सेकंड का मतलब टी के सापेक्ष अवकलन। घन का आयतन यानी dv बटे dt कितना है, 7 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। dv क्यों लिखे, आयतन को v से दर्शाते हैं, तो आयतन में परिवर्तन की दर dv हो गया, और किसके सापेक्ष, सेकंड यानी टाइम के सापेक्ष, तो इस नाते dt हो गया। कितना है, 7 है तो 7 लिखा। कह रहा उसका संपूर्ण पृष्ठ किस तेजी से बढ़, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की भुजा 12 है, यानी x बराबर कितना, 12। ठीक है, घन की भुजा को 12 मान लेंगे, 12 दिया भी है। संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, माना घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, यस है। ठीक है ना, इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, घन में कितनी दीवारें होती हैं, 6, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। क्या होता है सूत्र घन का संपूर्ण पृष्ठ का, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो भुजा को हमने x सपोज किया, तो 6 गुणे x का स्क्वायर है। अब इसका दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, इसके दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ds बाई dt बराबर 6 दूनी 12x
इंटू एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। अब मामला ये फंस गया कि हम डी एक्स बटे डी टी का मान क्या रखें। तो इस मामले को सुलझाने के लिए हम ये जो आयतन दिया है ना, आयतन का फार्मूला लिखेंगे बगल में। क्योंकि आयतन घन का क्या होता है, कोर क्यूब होता है। क्या होता है, कोर क्यूब यानी भुजा का क्यूब। इसके दोनों पक्षों का अवकलन करो टी के सापेक्ष, तो डी बी बटे डी टी बराबर एक्स क्यूब का अवकलन 3x² इंटू एक्स का दोबारा करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी आएगा। डी वी बटे डी टी का मान ऊपर वाली लाइन में मिल गया कितना, 7। 3 गुणे एक्स, एक्स का मान ऊपर कितना है 12, एक्स पे स्क्वायर है यानी 12 पे स्क्वायर गुणे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर 144 गुणे 3, तो इधर आएगा तो बटा हो जाएगा है 7 बटा 144 गुणे 3। 12 का स्क्वायर 144 गुणे 3 बटे में आ जाएगा, बराबर क्या मिला डी एक्स बाई डी टी। अब यही डी एक्स बाई डी टी का मान हम यहाँ रखेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है ना, एक्स का मान कितना 12 है, एक्स की वैल्यू 12 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इतना रखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं डी एस बाई डी टी बराबर 12 गुणे एक्स का मान 12 और डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला 7 बटे 144 गुणे 3। ठीक है, अब आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, अब सोचो 12 गुणे 12 कितना होता है 144, 144 से 144 क्या होगा, कट जाएगा, 7 बटे 3 बचेगा, 7 बटे 3 को लिख दीजिए, तो डी एस बाई डी टी बराबर 7 बटे 3। ये हुआ आपका आंसर, एकदम फाइनल आंसर है ये। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ का उत्तर कैसे देते हैं मैंने अभी आपको बताया था, वर्ग लगा के। तो लगाएंगे वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब जाके ये उत्तर एकदम बिल्कुल परफेक्ट हुआ। इसी क्रम में हम आपको 11वां सवाल बताएंगे जो बहुत शानदार है और परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहता है। जैसे आप इस वक्त नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारे ग्रामीण बच्चे नवरात्रि की शोभा देखने के लिए पंडाल में जाने के लिए आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के लिए आतुर रहता है, समझ गए। हाँ, कह रहा है ऐसी दो धन संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। तो माना पहली संख्या यक्स व दूसरी 15 माइनस यक्स है। 15 कहाँ से आया, अरे भाई 15 दिया योगफल, तो योगफल में से घटा देंगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या आ जाती है, समझ गए। वर्गों का योगफल न्यूनतम है, लिखेंगे माना वर्गों का योगफल क्या है, यस है। ठीक है ना, वर्गों के योगफल को यस से हम दर्शा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से क्या बोलेंगे कि वर्गों के योगफल को यस से दर्शाओ। किसके वर्गों के योगफल, यक्स और 15 माइनस यक्स, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के वर्गों के योगफल। बोला ना, जिनका योगफल इतना और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो यक्स का स्क्वायर और दूसरी संख्या 15 माइनस यक्स का स्क्वायर, इन दोनों के वर्ग कर दिए, इनका योगफल क्या है कैपिटल यस। अब इसी के दोनों पक्षों का 2 बार धड़ाक धड़ाक अवकलन करो बिना सोचे समझे, 2 बार। पहली बार डी एस बटा डी एक्स, इसमें टी के सापेक्ष नहीं करना है। जब संख्याएं ज्ञात करना हो तो आप जिस रूप में सवाल लिखे हैं उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब दूसरा चीज़ ज्ञात करना, दर वर्ग ज्ञात करना, परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो, तब टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और इसका अवकलन एक बार घात के हिसाब से 2 15 माइनस एक्स इंटू घात के हिसाब से हो गया 15 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, 15 का 0 माइनस एक्स का -1। ठीक है, अब एक बार और अवकलन करो इसका, d2s अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का अवकलन 2 और 2 1 कम 2 -2 ऐसे रहेगा। 15 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 होगा, तो ये -2 प्लस 2 यानी +4 हो गया। -2 गुणे -1 +2 और +2 +4। द्वितीय अवकलन धनात्मक आया, इसका मतलब है कि ये निम्निष्ठ है। द्वितीय अवकलन बताता है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, तो धनात्मक आएगा, इसका मतलब निम्नतम लिखना है। देखिए सवाल में निम्नतम जरूर लिखा होगा, देखिए ना, निम्नतम सब एक की बात है। अब क्या करेंगे, अब आप प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर,
यानी डी एस बाई डी एक्स बराबर 0 से। अब इसी लाइन को पूरा उतार दीजिए, 2x + 2 ब्रैकेट में 15 - x इंटू -1 बराबर 0। ये पूरी लाइन मैंने क्या किया, यहाँ उतार के लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई वगैरह करके x की वैल्यू फाइंड करो, आंसर आपके पास। तो -1 का 2 में गुणा करेंगे -2, 15 - x बराबर 0। 2 का 15 में करोगे -30, -2 - x हो जाएगा +2x बराबर 0। 2 मिलाएंगे 4x बराबर -30 उधर जाएगा +30, ठीक है ना। -2 गुणे -x +2x हो गया। अब क्या होगा मेरे बाबू, x बराबर 30, 4 आएगा बटे में 4, तो x बराबर 30/4 यानी 15/2। x का मान कितना आ रहा, 15/2। x बराबर 15/2, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। एक बार कमेंट में बताइए ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहली संख्या तो आ चुकी है, और दूसरी संख्या जानने के लिए हम दूसरी संख्या के सिंबल में से घटा देंगे। दूसरी संख्या क्या थी, 15 - x थी, इसी में से हम घटा देंगे इसको, ठीक है ना। लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 15 - x बराबर 15 - x का मान 15/2 है। 15 दूना 30 में से 15 जाएगा, फिर आएगा 15/2, यानी दोनों नंबर क्या आएगा, 15/2 दोनों आएगा। ये ऊपर वाला क्या था, पहली संख्या, ऊपर वाला क्या है, पहली संख्या, ठीक है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों 15/2 आया, और ये सवाल इसी पर समाप्त हुआ। हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस चैप्टर में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हो। आपको नहीं पता है कि कब क्या मानना है, कब कितनी बार अवकलन करना है, किसको 0 के बराबर रखना है, हाँ, कब निम्निष्ठ होगा, कब उच्चिष्ठ होगा। अगर ऐसा कुछ डाउट है ना, तो आप इस बात को कमेंट में लिखना विस्तार से। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उस हिसाब से फिर आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया सवाल। एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन v यानी आयतन में परिवर्तन टाइम के सापेक्ष प्रति सेकंड लिखा है। सेकंड का मतलब क्या, dt लिखना है नीचे। कितना है, 9 है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 हो, घन का कोर मान लो x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, कोर क्यूब होता है ना। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करो, dv/dt बराबर ये हो जाएगा 3x²। x का दोबारा करेंगे dx/dt, ठीक है। dv/dt का मान ऊपर से ले लो 9, 3 गुणे x का मान ले लो यहाँ से ऊपर से 10 का स्क्वायर, और गुणे dx/dt। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणे 3 300, इधर आएगा 9/300 हो गया बराबर dx/dt। 9 को 300 को काट सकते हैं, तो 9 को 300 को जब काटेंगे तो कितना बनेगा, 3 3 का 9, 3/100 आ गया dx/dt का मान। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, सवाल ये था। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। अब लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो क्या है, यस है, ठीक है ना। तो इसलिए यस बराबर क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। दोनों पक्षों का अवकलन करो, ds/dt, 6 दूनी 12x इंटू x का दोबारा करेंगे dx/dt। ds/dt जहाँ है वहीं उतार लो, 12 गुणे x का मान कितना है, 10 है। x का मान इसमें कितना था, 10 था, और dx/dt का मान यहीं पर है, कितना है, 3/100 है, 3/100। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ds/dt बराबर 12 में 120, और गुणे कितना, 3/100, तो काट लीजिए 0 0, तो ds/dt बराबर 0 0 कट गया, 12 36/10, 36 काटेंगे 18/5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेमी प्रति सेकंड नहीं, वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 18/5 वर्ग सेमी प्रति सेकंड इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई बहुत खुशी हो रही है इस सवाल को बताते हुए।
ध्यान से देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के आधी होगी। एक काम करो, इसमें जो चित्र मैं बनाऊंगा, चित्र जब बहुत ज़्यादा क्लीन होगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, एक शंकु बनाते हैं। ठीक है ना, लो भैया एक शंकु बना लिया। शंकु की ये ऊंचाई है। ठीक, शंकु के अंदर अंदर एक बेलन बन गया है। ध्यान दीजिए, शंकु के अंदर अंदर क्या एक बेलन बन गया है। ठीक है, शंकु के अंदर अंदर क्या है, एक बेलन बना हुआ है। ठीक है, ये जो बेलन की त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी होगी, यही आपको सिद्ध करना है। तो शंकु की त्रिज्या का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। शंकु की त्रिज्या का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके, और बेलन की त्रिज्या का कलर वो वाइट कर देता हूँ ताकि फोकस वहीं पे बना रहे कि भाई शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या पर फोकस करना है। ठीक है, बाकी नाम रख दो, कोई भी नाम रख दो, ए बी सी, यहाँ नाम रख दो तुम डी, हाँ यहाँ नाम रख दो ई, समझ गया, और ये नाम रख दो एफ, समझ गए बेटा। अब क्या करोगे, शंकु की ऊंचाई h होता है और बेलन की ऊंचाई को अपने आप x मान लो। एक काम करो, इसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को x और शंकु की त्रिज्या जो हरे कलर में है उसको y मान लेते हैं। हरे कलर वाले को y, हरा कलर y और सफ़ेद कलर x। तो जो सफ़ेद में है वो सफ़ेद में लिखा हूँ, जो हरे कलर की त्रिज्या हो हरे कलर में लिखा हूँ, फोकस करने के लिए, समझाने के लिए। अब इसकी ऊंचाई को, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H मान लो, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h मान लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी ऊंचाई है, ये जो पूरी ऊंचाई है मेरे भाई, हाँ बड़ी वाली ऊंचाई को बड़ा H, और ये जो ऊंचाई है ध्यान दीजिएगा, केवल बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए, स्मॉल h। ठीक है, बेलन की ऊंचाई थोड़ी छोटी होगी इस नाते छोटा h, शंकु की ऊंचाई बड़ी है इस नाते बड़ा h। ये आपके लिए मीनिंगफुल मैंने माना। शंकु बड़ा है तो शंकु की ऊंचाई बड़का h, बेलन छोटा है अंदर तो बेलन की ऊंचाई छोटका h। अच्छा, शंकु की त्रिज्या बड़ी है तो y, और बेलन की त्रिज्या छोटी है तो x। इतना पे फोकस करो, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो यह कोण थीटा है, अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा भी लिख सकते हो, लेकिन थीटा ज़्यादा इजी है। तो अब तुम एक काम करो, त्रिभुज EFC में चित्रानुसार क्या करेंगे, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार, त्रिभुज EFC में, त्रिभुज EFC में क्या होगा, लंब बटे आधार कर लो। ठीक है ना, लंब बटे आधार कर लो, यानी x बटे EC, x बटे EC, क्या x बटे EC। तो कोण के सामने भुजा लंब या आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, tan थीटा। ठीक है ना, तो मुझे क्या निकालना, EC का मान अगर निकालना है तो मुझे तिरछी तिरछा गुणा करने पड़ेगा। ठीक है ना, तिरछी तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो भैया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लाल बटे कक्का में, या लाल बटे कक्का, हाँ लंब बटे आधार tan थीटा होता है, सही बात है। x बटे EC बराबर tan थीटा। ठीक है, तो x का 1 में गुणा करो, x बराबर EC tan थीटा, क्या EC tan थीटा, x बराबर क्या आ गया, EC tan थीटा। समझ गया, x बराबर क्या आ गया, EC tan थीटा। अब क्या होगा, अब हम इसको निकाल लेते हैं, जे वाला पूरी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को क्या नाम है, बेलन की ऊंचाई को कैसे निकालेंगे, पूरे शंकु की ऊंचाई में से ये ऊपर वाला निकाल देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझो, हमको पूरा में से अगर ये बेलन वाला जानना हो तो पूरा में से ऊपर का शंकु निकाल देंगे तो बेलन आ जाएगा ना। आपसे कोई कहे कि ये भाई सुनो, पूरा लंबाई में से हमको ये लंबाई जानना हो, अगर ये नीचे वाली लंबाई, तो पूरा लंबाई में से ऊपर वाली लंबाई ऐसे घटा देंगे तो नीचे वाली लंबाई आ जाएगी ना। तो पूरा में से ऊपर वाला घटा देना है बस। तो पूरा क्या है, कैपिटल H, और ये ऊपर वाला EC को घटाना है। तो कैपिटल H में से EC घटाएंगे तो नीचे वाला आ जाएगा स्मॉल h।
ठीक है ना। तो लिखेंगे स्मॉल एच बराबर बड़ा एच माइनस क्या, बड़ा एच में से ईसी घट जाएगा, बड़ा एच में से ईसी क्या होगा, घट जाएगा। ईसी का मान निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। ईसी का मान मिलेगा कहाँ, इसी लाइन में, ईसी का मान इसी लाइन में मिलेगा। तो कैसे निकालना बता रहा हूँ, कैसे निकालना बता दे रहा हूँ। या ईसी बराबर देखो, ईसी यहीं रखेंगे तो 10 चला जाएगा बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा x/10। ईसी बराबर देखो ध्यान दो, ईसी का मान निकालना तो 10 इधर आ जाएगा, तो x/10, तो x/10 हो गया। तो h बराबर कैपिटल H माइनस ईसी का मान x/10, x/10। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, ध्यान से आप देखिए। हाँ, ये आपका एच आ गया। 10 का यहाँ गुणा कर लो, 10 का यहाँ गुणा कर लो, एच टेन थीटा माइनस एक्स, एच टेन थीटा माइनस एक्स होल अपॉन टेन थीटा, ये एच का मान आ गया। हमें केवल इतना ही निकालना था। क्या निकालना था बता रहा हूँ, इसके एक्स का मान निकालना था और इसके एच का मान निकालना था। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तभी ना बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखवाएंगे 2πr/h। बोलिए, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई को हमने निकाल लिया है। अब हम इसका करने जा रहे हैं क्या चीज़, डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ यस है, इसलिए यस बराबर 2πr/h। ठीक है, 2πr/h मतलब 2πr/h बेलन के लिए है, बेलन के लिए है। तो यस बराबर 2π, बेलन का आर यानी बेलन की त्रिज्या कितनी आई है। बेलन की त्रिज्या को आपने क्या माना था, बेलन की त्रिज्या को आपने यक्स माना था। तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान है ईसी टेन थीटा। यक्स का मान क्या, ईसी टेन थीटा। ध्यान दीजिए, यक्स का मान है, ध्यान दीजिए, ईसी टेन थीटा। और एच बेलन का एच यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को आप ये माने स्मॉल एच, तो स्मॉल एच का मान ये है एच टेन थीटा माइनस एक्स बटे टेन थीटा। क्या है, एच टेन थीटा माइनस एक्स बटे टेन थीटा। ये जो मैंने कोष्टक में लिखा है क्या है, देखो आर का मान, बेलन की त्रिज्या ये है, बेलन की त्रिज्या ये है, बेलन की त्रिज्या को हमने एक्स माना था। बेलन की त्रिज्या देखिए यहाँ एक्स है ना, बेलन की त्रिज्या एक्स है, तो एक्स का मान हमने यहाँ लिखा इसमें से देख करके, ये वाला। बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच का मान ये वाला देख के हमने यहाँ लिखा। अब 10 से 10 कट जाएगा, क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो काट लीजिए। यस बराबर 2π ईसी, 10 कट गया, क्या बचा ऊपर वाला ब्रैकेट में एच टेन थीटा माइनस एक्स, इतना बचा। अब इसके आगे क्या करना है, आप थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ईसी जहाँ लिखा है ना, ईसी की जगह पर ईसी का मान ऊपर से ला के रख दीजिए। ईसी का मान क्या है, एक्स बटे टेन थीटा, एक्स बटे टेन थीटा यहीं रख दीजिए। यस बराबर 2π ईसी का मान एक्स बटे टेन थीटा, ब्रैकेट में कैपिटल एच टेन थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों का इसमें मतलब पूरे का गुणा इसमें भी करो, इसमें भी करो, दोनों में करो गुणा। तो यस बराबर 2π एक्स का गुणा इसमें जब करेंगे तो 2π एक्स एच टेन थीटा बटे में टेन थीटा। ठीक है, माइनस 2π एक्स बटे टेन थीटा, 2π एक्स बटे टेन थीटा का गुणा किस में, इस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा। अरे 2π एक्स का एक्स में होगा तो 2π एक्स स्क्वायर बटे में 10। अब यहाँ 10 कट गया, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, यस बराबर 10 कट गया, 2π एक्स एच, 2π एक्स एच बचा माइनस यहाँ 2π एक्स स्क्वायर। 10 नीचे नहीं ऊपर ले जाओगे, 10 को ऊपर ले जाओगे तो काट बन जाएगा, काट थीटा। ठीक है, 2π को कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर काट थीटा। ठीक है ना, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर काट थीटा।
अब अवकलन कर दो, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, काम खत्म। ds बटा dx बराबर 2 चर पद है। एक्स एच का अवकलन कैपिटल H, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, और cot थीटा जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है ना, cot थीटा जैसे है वैसे रहेगा। अब क्या करोगे, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखो, ds बाई dx बराबर 0 से। तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस 2x काट थीटा, और 2 पाई आएगा 0 के नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या बचा, कैपिटल H माइनस 2x काट थीटा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, माइनस 2x काट थीटा बाएं पक्ष में आएगा, प्लस 2x काट थीटा बराबर कैपिटल H वहीं रह गया। x का मान निकालिए, तो पहले 2 उधर जाएगा, x बराबर 2 उधर गया 1/2h, काट थीटा उधर गया तो 1/काट थीटा, ठीक है। x बराबर 1/2h, काट 1/काट को क्या लिखेंगे, 10, ठीक है ना। तो पता करो कि 1/2h tan थीटा किसका मान है, h tan थीटा किसका मान है, ये पता करो। h tan थीटा किसका मान है पता करेंगे जब आप त्रिभुज इसमें आएंगे, शंकु वाले फिगर में, ठीक है ना। यहाँ आप पता करिए, देखिए ध्यान से, देखो त्रिभुज CDB में या BDC में, त्रिभुज BDC में ध्यान दीजिएगा, y बटे ये DC, y बटे DC, थीटा के सामने क्या, लंब बटे आधार, क्या y यानी लंब, और DC क्या है, आधार, y बटे DC बराबर tan थीटा। तो y बटे DC क्या है, DC ही तो कैपिटल H है, देखो DC ही तो कैपिटल H है, तो DC की जगह पर कैपिटल H लिखेंगे बराबर tan थीटा। तो y बराबर H का राइट साइड में गुणा तो हो जाएगा H tan थीटा, तो y बराबर H tan थीटा, यानी H tan थीटा का मान क्या, y है, H tan थीटा का मान क्या, y है, जिसको आप यहाँ लिखेंगे H tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, y, H tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, y, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, H tan थीटा का मान y, H tan थीटा का मान क्या लिखना, y। देखिए ये संबंध क्या बताता है कि ये जो x है y का आधा है, x है y का आधा, ठीक है ना। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। y क्या था, शंकु की त्रिज्या, x क्या था, बेलन की त्रिज्या, तो यानी बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हुई, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हुई, आधी हुई, ठीक है ना। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हुई, आधी हुई, समझ गए। देखो y क्या, बेलन की शंकु की त्रिज्या, और h क्या था, बेलन की त्रिज्या, तो यही ना संबंध आया है, यही तो आया है वहाँ पर, यही आया ना आंसर। तो x क्या, बेलन की त्रिज्या, y क्या, शंकु की त्रिज्या, तो यानी बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या का आधा, और यही आपको यहाँ पे सिद्ध भी करना था। देखो जबकि उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो इस सवाल को 2-3 बार समझने की ज़रूरत है, सवाल पेचीदा है। त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, शंकु, बेलन सबका मिक्स है ये, त्रिकोणमिति, त्रिभुज, बेलन, शंकु, 3-4 चैप्टर का मिक्स सवाल था, समझाने में हमको थोड़ा समय लगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना कि सर जी शंकु आधा और बेलन वाला जो मिक्स क्वेश्चन था नहीं समझ में आया, तो मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आपको इतनी बार समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी भी लगी कमेंट में बताना है आपको, और बाकी चीज़ें अगली वीडियो में। थैंक यू।